हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू आरंभ बैच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलिए कूल। सो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में लुईस कॉसेल ऑक्टेट लॉ का ड्रॉबैक तक पढ़ाई कर चुके थे। एंड कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं सर भरोसा तोड़ दिया। ऐसा नहीं है यार गाइस, देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की। एंड आप सभी लोग जानते हो अप्रैल से लेके आज अक्टूबर तक मैं किन किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ ऑक्यूपाइड हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें एकदम से लाइफ में चेंज हो गई हैं। सो कुछ टाइम और लगेगा इन सब चीज़ों से निकलने में। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ा तो रहा हूँ। एंड आप लोगों को पता है कि मेरे लास्ट सेशन के जो लेक्चर्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हो अपने अपकमिंग टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए। जो चैप्टर में यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही लो, लेकिन जैसे मान लो किसी के स्कूल में हाइड्रोजन आ रहा है, किसी के स्कूल में एस ब्लॉक आ रहा है, किसी के स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, तो वहां से रेफर कर सकते हो। आपको सारी प्लेलिस्ट ग्रेविटी सर्कल चैनल पर प्लेलिस्ट वाले बटन को क्लिक करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट प्रॉपरली बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं गाइस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक नया टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है आयोनिक और आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली हम इस टॉपिक को आज की क्लास में यहां पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखो गाइस क्या होता है, एक टर्म समझो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या आप सभी लोग इस टर्म को जानते हैं? क्या आप सभी लोग इस चीज को पहचानते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? अगर नहीं तो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका था इसको, मैं एक बार फिर बता देता हूं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम in its gaseous state in order to release electron from it। मतलब आप एक एटम को जो अपने गैशियस फॉर्म में है कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को पता है। तो यहां पर इमेजिन करो मेरे पास में सोडियम नामक एटम है जिसको अभी मैंने अपने गैशियस फॉर्म में ले गया हूं। मैंने इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी ताकि ये सोडियम अपने कैटायन के फॉर्म में आ जाए और अपना इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दे। यहां पर आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी जिससे कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्या मैंने पिछले चैप्टर में बताया था? अगर नहीं याद है तो मैं फिर बता देता हूं। वैसे वैल्यू रटने की जरूरत कदापि नहीं है बालक, किसी को भी वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। दैट इज 495.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, फिर एक टर्म हमने लास्ट चैप्टर में और पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को पहचानते हो? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इट इज द यूजुअली इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम, आप ब्रैकेट में एक टाइम लिखेंगे, समटाइम्स अब्सॉर्ब। जैसा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यूजुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बोलूं कि भाई तू एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या बोलेगा, पागल है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करूंगा, और वो भी एक।
तू 3 देता तो मेरा ऑक्टेट पूरा होता, तो मैं नोबल गैस बन जाता। लेकिन अभी तो मेरा एक ऑर्बिटल फुल्ली और एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, अभी मैं स्टेबल हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो ये बोलेगा तू एनर्जी ले। तो ऐसे केसेस में ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं जाकर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन नाइट्रोजन, फिर तुम्हारे नोबल गैसेस है ना, फिर तुम्हारा बेरिलियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि दूल्हे को दुल्हन तो दे ही रहे हैं, लड़की तो दे ही रहे हैं, साथ में दहेज भी दे रहे हैं, ये वाला सिस्टम हो गया, जो कि गलत है। भाई तू लड़की लेके आ रहा तो वही सबसे बड़ी चीज है, साले तेरी क्या औकात है, तूने कौन सा बड़े तीर उखाड़ लिया, तू दहेज ले रहा है, लाइक वाइज। लेकिन यहां पर ऐसा होता है नाइट्रोजन में, हेलोजन में और बेरिलियम में कि भाई हम तो लड़की भी दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, साथ में एनर्जी भी दे रहे हैं, दहेज भी दे रहे हैं। लेकिन इन सबको छोड़ के बाकी सबकी सोच अपने से होती है, भाई हमको लड़की मिल जाए वही बहुत है, वही हमारे घर की लक्ष्मी है, लाइकवाइज। तो बाकी सारे जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ एटम अब्सॉर्ब करते हैं। सम एटम्स समटाइम्स अब्सॉर्ब्स, जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने गिना दिए। सो इट इज एनर्जी रिलीज बाय एन एटम when it accepts an इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब आपको इसे एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में मैक्सिमम टाइम तो रिलीज किया जाता है, तो ये रिलीज कर रही है मतलब तो ये एक्सोथर्मिक हुई। सो इट इज मेजरली एक्सोथर्मिक, बट समटाइम्स क्योंकि आप इसे एनर्जी दे रहे हो, ये अब्सॉर्ब कर रहा है, बट समटाइम इट इज एंडोथर्मिक, समटाइम्स ये एंडोथर्मिक हो जाती है। तो आप यहां पर देखो भी, मैंने यहां पर पॉजिटिव साइन लिख रखा है। पॉजिटिव का मतलब है अब्सॉर्ब होना, एनर्जी अब्सॉर्ब करी जा रही है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडो टाइप की। चलिए यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन अभी गैसियस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा? इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और क्योंकि ये रिलीज कर रहा है समवॉट, आप मान के चलो रिलीज करेगा -380 किलोजूल्स पर मोल। देखो एग्जैक्ट वैल्यूज कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेकर चलनी होती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और रियल वैल्यू की तरफ लेकर चलूँ तो आप इसको 380 की जगह अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो तो 348 के अराउंड लिख लो। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ मान के चलो इतनी होगी डेल्टा ई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो आपने देखा कि जब आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एंथैल्पी कौन सी कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन देने पर वो एनर्जी छोड़ते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इज अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसे ही बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स, यानी एक कैटायन और एनायन, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन परेशानी अब खड़ी हो रही है, परेशानी अब खड़ी हो रही है। अब जरा इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहता है वो है इतनी, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी दे पाएगा वो है इतनी। सो द नेट चेंज इन एनर्जी इज प्लस, 5 में से 8 गए तो बचे 3। मैं कुछ देर के लिए इसको भूल जाता हूं और चलो अप्रोक्सीमेटली इसको 498 मान लेता हूं।
तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो कुछ 150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है समझो, मैंने बोला मैं मेरा इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मैं 498 रुपीज लूंगा। लेकिन क्लोरीन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन तू बेच रहा है उसके लिए मेरे पास में 348 रुपीज है, क्योंकि मैं बनिया हूं। तो यहां पर क्या हुआ भाई, मैं जिस आइटम को यानी इलेक्ट्रॉन को बेचना चाह रहा हूं वो इतने रुपए में बेचना चाह रहा हूं, लेकिन ये खरीदने के लिए इतने रुपए लेके आया है। तो दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो कितने रुपए के लिए, 150 रुपया देगा। 150 रुपये के लिए यहां पर लड़ाई हो रही है। तो अब आप बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इतना दिमाग तो खुद में लगाना पड़ेगा हमको इतना दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। आपका सबका जवाब नो होना चाहिए। आप सब बोलोगे सर ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो वो तो इतनी एनर्जी छोड़ पाएगा, लेकिन इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सोडियम को तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता है। तो फिर रिएक्शन कैसे हो रही है, तो फिर Na और Cl का मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें एक नई टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है लेटाइज इंथैल्पी। तो क्या पहले ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को? क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? भाई जब कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा एक कैटायन एनायन के बीच में, तो कैटायन को बनने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी और एनायन को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब सोडियम ज्यादा एनर्जी ले रहा है, क्लोरीन कम एनर्जी छोड़ रहा है। भाई देखो जो भी होना है इन दोनों के बीच में होना है, हमें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर बाहर से एनर्जी देती तो क्या होगा? बाहर से कहां से लाओगे एनर्जी? मेरे को बताओ ना, बाहर की एनर्जी बिक रही है क्या? और तुम तुम्हारी जेब से एनर्जी क्यों लगाओगे? भाई इन दोनों का मैटर है। ये दुकानदार है, ये ग्राहक है, तुम घूम रहे हो, अरे यार बाप रे 150 रुपए के लड़ रहे, ले 150 रुपए दुकानदार तू मेरे से ले ले, इससे दुकान खरीद ले। पागल है क्या? कोई भी नहीं करता ऐसा, तुम भी क्यों करोगे? इसलिए यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में फिर बॉन्ड कैसे बनता है। तो एक नई टर्म समझेंगे, लेटाइज एंथैल्पी। पहले क्या यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया? क्या मैं आगे बढ़ूं? पक्का? अच्छा एक बात समझ लो, एक बात अभी हम यहां पर लिख लो, एक बात यहां पर लिख लो। यूजुअली cations are only formed by metals। हमेशा केटायन जो होते हैं वो मेटल्स ही बनाते हैं। बट एक एक्सेप्शनल केस है, वो है तुम्हारा अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि दोनों नॉन मेटल से बना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी तो सारे मेटल ही कैटायन बनाएंगे। और नॉन मेटल में तो आपको मालूम ही है, ये जो एनायंस बन रहे हैं ये नॉन मेटल ही बनाएंगे। चलो नोट करो, चलिए नोट कीजिए। हो गया क्या नोट प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे बकासुरो? ग्रेट। अब सर आप आगे लेके चलो और हमें बताओ कि अब ये केस सुलझेगा कैसे बनेगा आयोनिक बॉन्ड, कैसे बनेगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहां तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एनर्जी का गैप आ गया। क्लोरीन के पास में 150 किलो जूल पर मोल की एनर्जी कम पड़ गई। तो यहां पर आप लोगों को एक नई टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी, दैट इज लेटाइज इंथैल्पी। अब देखो ये क्या होता है समझना। जब सोडियम पॉजिटिव एक क्लोरीन के पास जाता है तो क्या इस तरीके का बॉन्ड दिखता है? नहीं। आप हमेशा एक बात जानते हैं कि जब कभी भी कोई सॉलिड होता है तो वो यूजुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कैटायन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के नुकसान से बनता है। अब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए लेकिन उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही हैं।
तो मान लो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने 11। तो 11 प्रोटॉन के मुकाबले 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने एटम के इलेक्ट्रॉन के नुकसान के बाद सोडियम अपने 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन की मदद से टाइटली पकड़ेगा, इसलिए कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा और एनायन का साइज बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में पहले जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उनके जितनी स्पेस थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुसेड़ना मतलब रिपल्शन कॉज करना और एटम का साइज, आयन का साइज एटम के मुकाबले बढ़ जाना। तो कैटायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनायन। तो अब यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे एक बात को कि जब कभी भी कोई आयोनिक बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो एनायंस है प्यारो, ये जो तुम्हारे एनायंस है प्यारो, ये कुछ ऐसे जमा होते हुए नजर आते हैं। देखो ये कुछ ऐसे जमा होते हुए नजर आने लगते हैं। अब मैं क्या करूं, इनको एक हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ दूं। चलिए सर आप इन्हें बकवास ना करते हुए सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मैंने मान ली, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। मैंने इनको हाइपोथेटिकल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कि असलियत में नहीं है, लेकिन मैंने जोड़ दी ताकि तुमको नजर आने लगे कि एक्चुअली ये क्या है। तब तुमको समझ में आ गया एक्चुअली क्या है। एक्चुअली ये एक क्यूब का रूप ले चुका है। एक्चुअली ये एक क्यूब का रूप ले चुका है। ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरे प्यारो। ये देखो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये एनायंस है। अब कैटायन कहाँ आएंगे सर? अरे मेरे बच्चा लोग, कैटायन का साइज तो छोटू सा होता है, तो छोटू छोटू कैटायन आपको यहाँ पर, छोटू छोटू कैटायन आपको यहाँ पर, छोटू छोटू कैटायन फंसे हुए दिखेंगे। ये देखो हर जगह पर आपको वो अजय देवगन का गाना ना, हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है, बस सोडियम सोडियम की धूमधाम है। अरिजीत सिंह लेफ्ट द चैट, लेफ्ट द ग्रुप, लेफ्ट द दुनिया ऑफ सिंगिंग आफ्टर माई सॉन्ग। तो अब आप ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का तुम्हारा NaCl का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। दिस इज हाउ योर NaCl लुक्स लाइक। दिस इज हाउ योर NaCl लुक्स लाइक। समझ रहे हो? हर 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम। ये देखो, ये देखो हर 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम। तो दिस इज हाउ योर NaCl लुक्स लाइक। एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस network like structure, this network like structure of cations and anions is called as lattice. इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? lattice. Lattice is nothing but the 3-dimensional structure. It is the 3-dimensional structure formed after a regular arrangement of cation and anion. कैटायन और एनायन के एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को लेटाइस बोलते हैं। सर रेगुलर कैसे हुआ? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सोडियम 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 सोडियम, सोडियम 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 सोडियम, सोडियम 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 सोडियम। समझ रहे हो? एक रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे कि आप देखो आपके घर पर टाइल्स लगी हुई है, फ्लोरिंग, तो कुछ स्कूलों में फ्लोरिंग कैसी होती है? ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, सिंपल डिंपल, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट। समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हारा लेटाइज अरेंजमेंट हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मान लो 498 किलो जूल्स
पर मोल की एनर्जी मांग रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए -348 किलो जूल पर मोल की एनर्जी छोड़ रहा है। तो इनके बीच का नेट डिफरेंस 150 150 किलो जूल का आ रहा है। तो ये 150 किलो जूल प्लस होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी आपको Na और Cl को बनाने के लिए और कहीं से 150 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लानी पड़ेगी, तब जाकर NaCl स्टेबलाइज होगा। तो इतनी एनर्जी इज मोर रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी इज मोर रिक्वायर्ड टू स्टेबिलाईज। भाई एनर्जी क्यों दी जाती है? टू स्टेबिलाईज द NaCl। इसका मतलब यहां पर तुम्हारा ऑक्टेट लॉ फिर फेल हो गया, यहां पर मेरा ऑक्टेट लॉ तो फिर फेल हो गया, क्योंकि ऑक्टेट लॉ मुझे क्या बोलता है कि भैया सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यह बात तो तय है, लेकिन यह तो हो ही नहीं रहा है। मतलब सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना ही जीवन का सार नहीं है, सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना ही एक एटम का फुल फ्लेजेड काम नहीं है। एटम ये भी देखेगा कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा और मैं अगर इलेक्ट्रॉन लूंगा तो हम दोनों जब मिलेंगे तब क्या हम स्टेबल हो पाएंगे। मतलब लड़के का सिर्फ उद्देश्य शादी करना नहीं है, लड़की का सिर्फ उद्देश्य शादी करना नहीं है, लड़का लड़की ये भी देखेंगे कि भाई लाइफ साथ में अच्छी बीत रही है कि नहीं, कि सिर्फ मोबाइल पर ओले मिलो बाबू सोना ने ताना थाया इतना करके सोच रहे कि लाइफ चल गई। पता चला वो बाबू सोना से शादी करी, बाबू सोना तो मैगी के अलावा कुछ खिला ही नहीं रही है, ज़्यादा डांट दिया, ज़्यादा चिल्ला दे तो ब्रेड सेक दी, चीज़ डाल दिया मैगी में, सुबह चीज़ मैगी, शाम को फ्राइड मैगी, अगले दिन सुबह वेजिटेबल मैगी, तो तुम तो मैगी हो जाओगे, खाओगे मैगी, निकालोगे मैगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई ये भी देखना पड़ेगा ना कि लड़की बाबू सोना के अलावा भी क्या क्या कर सकती है। तो हमारा ऑक्टेट लॉ क्या है? सिर्फ ये देखना कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट पूरा ही। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है, रियलिटी में थोड़ा एनर्जी का भी काम है। अब यहाँ पर NaCl को और कहीं से 150 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, तब NaCl स्टेबलाइज होगा। तब हमारे सामने ये लेटाइस आया। अब आप इस लेटाइस को देखो, ये तो हंसता खेलता भरा पूरा परिवार दिख रहा है मुझे। इस क्लोरीन ने इस सोडियम को संभाला, इस सोडियम ने इस क्लोरीन को संभाला, इस क्लोरीन ने इस सोडियम को संभाला, इस सोडियम ने इस क्लोरीन को संभाला, इस क्लोरीन ने इस सोडियम को संभाला, इस सोडियम ने इस क्लोरीन को संभाला। तो ये इकट्ठे होते गए, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, फिर क्लोरीन के ऊपर सोडियम, सोडियम के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर सोडियम, फिर क्लोरीन के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे फिर सोडियम, फिर क्लोरीन के आगे सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ऐसे करते 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 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, क्यूब बन गया। क्यूब में हर क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर क्लोरीन के बीच में सोडियम, हर सोडियम के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह सोडियम। मतलब ये क्यूब बन गया, बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो नो डाउट ये देख के हमें समझ में आ जाता है दैट दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल। इस स्ट्रक्चर को हम देख के बोल सकते हैं कि ये हाईली स्टेबल होगा। तो जब कभी भी तुम्हारे कैटायन और एनायन इस लेटाइस फॉर्म में जाते हैं तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। सो अपॉन ऑब्टेनिंग अ लेटाइस फॉर्म, अपॉन ऑब्टेनिंग अ लेटाइस फॉर्म, जैसे ये लेटाइस फॉर्म को ऑक्यूपाई करता है, द स्ट्रक्चर बिकम्स हाईली स्टेबल। ये स्ट्रक्चर जो है ये हाईली स्टेबल हो जाता है। अब सर एक बात आपने मेरे को हमेशा सिखाई है, मैं आपका अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी अच्छी स्टूडेंट हूँ, हमें पता है कि सर स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा हो रहा है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे ये लेटाइस बनता जाएगा, जैसे जैसे ये स्टेबल होता जाएगा, ये लेटाइस में से ढेर सारी एनर्जी निकलती हुई नजर आएगी, इस लेटाइस में से ढेर सारी एनर्जी निकलती हुई नजर आएगी। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू गेन maximum stability, so in order to gain
maximum stability, the energy is released by the lattice and it is called as लैटाइस इंथैल्पी। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटाइस इंथैल्पी। प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपका 1 मोल NaCl अपने लैटाइस फॉर्म में जाता है तब वो -749 किलो जूल पर मोल की लैटाइस इंथैल्पी छोड़ता है। मतलब आप खुद समझ पा रहे हो कि जब 1 मोल NaCl लैटाइस का रूप लेता है तब -749 किलो जूल पर मोल की एनर्जी छोड़ी जाती है। स्टेबिलिटी के लिए कितनी चाहिए थी? 1 मोल Na को 1 मोल Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होने के लिए मात्र 150 किलो जूल की एनर्जी कम पड़ रही थी। लेकिन यहां तो जैसे ही 1 मोल Na और 1 मोल Cl मिलकर 1 मोल NaCl लैटाइस बना रहे हैं, उसके द्वारा तो इतनी एनर्जी और छोड़ी जा रही है। इसीलिए NaCl बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए NaCl इज अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हमको इससे एक बात क्या समझ में आई कि सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना ही आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को नहीं बनाता, लैटाइस इंथैल्पी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक केटायन और एक एनायन के जुड़ने पर उसके द्वारा कितनी लैटाइस इंथैल्पी छोड़ी जा रही है। दैट ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं इतने को रब करके मैं लैटाइस इंथैल्पी की प्रॉपर डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। सो टेक्निकली लैटाइस इंथैल्पी क्या होती है? लैटाइस इंथैल्पी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released by the formation of 1 mole lattice by its cation and anion। अपने केटायन और अपने एनायन के जुड़ने के बाद 1 मोल एनर्जी लैटाइस बनने पर कितनी एनर्जी छोड़ी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटाइस इंथैल्पी। अच्छा एक बात बता दूं, अपनी एनसीईआरटी में इसका उल्टा लिखा हुआ है। हर एनर्जी के 2 रूप होते हैं, समझो, हर एनर्जी के 2 रूप होते हैं। अभी मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि ये बना, स्टेबलाइज हुआ तो एनर्जी छोड़ी मतलब एक्सो। कितनी छोड़ी इसने छोड़ी इतनी। अब मान लो मुझे इसको तोड़ना है, अब मानो मुझे इस लैटाइस को तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए मैं कितनी एनर्जी दूंगा? बस जितनी इसने छोड़ी उतनी मैं दूंगा। तो समटाइम्स ऐसा भी लिखा जाता है, इट इज द amount of energy required by 1 mole lattice in order to break it into its cationic and anionic form। इसको इसके कैटायन और एनायन के फॉर्म में तोड़ने के लिए आप कितनी एनर्जी दे रहे हो तो वो प्लस हो जाएगी। भाई अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको इसको एनर्जी देनी है तो कितनी देनी है? +749 मतलब आप दे रहे हो, प्लस मतलब दे रहे हो। तो अगर आप दोगे तो टूट जाएगा, और अगर वो बन गया है तो बनने के लिए वो छोड़ेगा, तो दोनों एक ही सेम चीज है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लैटाइस का मतलब क्या होता है और कैसे एक केटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैटाइस इंथैल्पी। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीख ली। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड यानी कि एक केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, ये अभी तक आप छोटे बच्चे थे तब तक पढ़ते आ रहे थे।
लेकिन अब एक बात ध्यान रखेंगे, एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से नहीं होता, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या होती है? वो होती है उसकी लेटाइज इंथैल्पी, क्योंकि लेटाइज इंथैल्पी ही उसकी मदद करती है उसको स्टेबिलिटी अचीव करने में। और कैटायन जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और एनायन जितनी एनर्जी लेकर एनर्जी छोड़ रहा है, वो बैलेंस कभी नहीं होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सोडियम इतनी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो एनायन उसको उतनी ही एनर्जी दे दे, ये कभी नहीं होगा। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो लेटाइज इंथैल्पी के थ्रू ओवरकम किया जाता है। तो चलो गाइज, यहां पर लेटाइज इंथैल्पी तक का पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स की तरफ चलेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स देखेंगे, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड देखेंगे, फिर VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मंथ में, मतलब आप मान के चलो इन द नेक्स्ट 10-15 डेज तो हमको लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। बड़ा चैप्टर है। बाकी के जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अगर वो और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते तो गाइस प्लीज ग्रेविटी सर्कल की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, इट्स माय रिक्वेस्ट। उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चे। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8th, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th, 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा।